हेलो दोस्तों, प्रयाग पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के एग्जाम हम दिलाते हैं, उसमें छत्तीसगढ़ विषय एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सीजीपीएससी का तो लगभग 50% भाग छत्तीसगढ़ विषय ही कवर करता है। साथ ही साथ सीजी व्यापम में एग्जाम के अकॉर्डिंग 20 नंबर से 35 नंबर तक के प्रश्न छत्तीसगढ़ विषय से संबंधित रहते हैं। कहने का आशा ये है कि छत्तीसगढ़ में रहकर छत्तीसगढ़ सरकार की किसी भी प्रकार की परीक्षाओं को हम तैयारी करते हैं, उसमें छत्तीसगढ़ विषय का महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि छत्तीसगढ़ को पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए, इसके सिलेबस को हम लोग कितने भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। इन सब चीज़ों में हम पीछे हो जाते हैं कि छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट को किस प्रकार तैयार किया जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए दो सबसे बड़े मंत्र होते हैं। कौन कौन से मंत्र होते हैं? पहला कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस इस एग्जाम का सिलेबस आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। क्या पढ़ना है, क्या आने वाला है, क्या उसका वैरायटी है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है, उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है, दूसरा महामंत्र बोल सकते हैं कि क्या नहीं पढ़ना होगा। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए क्या पढ़ने से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्या नहीं पढ़ना, क्या चीज़ नहीं पढ़ना। अगर ये आप दो मंत्र आप फॉलो करना सीख गए तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। चलिए तो हम अब डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को छत्तीसगढ़ के एग्जाम के अकॉर्डिंग हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, दूसरा है छत्तीसगढ़ का भूगोल, तीसरा छत्तीसगढ़ का इतिहास, चौथा छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, और जो लास्ट में बचा है विविध। इन सब चीज़ों में शामिल जो नहीं है वो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को हम छत्तीसगढ़ के विविध पोर्शन में कवर करते हैं। तो ये था हमारे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को विभाजित करने का तरीका। अब पर्टिकुलर विभाग में हम इन सभी चीज़ों को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मान सकते हैं। ये हमारा सामान्य अध्ययन है और ये पर्टिकुलर 5 प्रकार के जो विषय हैं इनको हमको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पढ़ना है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो सबसे जो पहला सब्जेक्ट हो सकता है हमारा सामान्य जानकारी। अगर आप छत्तीसगढ़ में निवास रहते हैं, छत्तीसगढ़ के एग्जाम की तैयारी करना कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के बारे में आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। सामान्य जानकारी जो एकदम बेसिक लेवल पे होता है, जैसा कि छत्तीसगढ़ का राज्य निर्माण के घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ के जिला निर्माण के घटनाक्रम, किस किस क्रम में जिला निर्माण हुए हैं। हाल ही में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महामहिम श्री भूपेश बघेल जी ने 4 नए जिलों की घोषणा की थी। उसके बाद खैरागढ़, छुईखदान, गंडई एक और नए जिला घोषणा कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं अपडेट रहना चाहिए। अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं, लेकिन बहुत ही जल्द ये जिलों की संख्या 33 हो जाएगी। तो कहने का ऐसा है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का घटनाक्रम, ये जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है इतनी आसानी से नहीं बना। इसको बनाने के लिए बहुत सारे महापुरुष के साथ साथ बहुत सारा समय, त्याग, बलिदान, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की जो घटनाएं हैं, कौन कौन से व्यक्ति विशेष हुए हैं, इन सब चीज़ों को हम छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। दूसरा है छत्तीसगढ़ जिला निर्माण। जैसे कि मैंने अभी बताया, छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में 28 जिले हैं। तो इन 28 जिलों का कालक्रम क्या रहा है? सबसे शुरुआती दौर 1861 में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य जो मध्य प्रांत का हिस्सा होता था, उस समय 3 जिले बने थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। आगे क्या क्या घटनाक्रम हुआ, क्या क्या क्रम हुआ, उसके अकॉर्डिंग संबलपुर का जो क्षेत्र है वह छत्तीसगढ़ से बाहर चले गया और कुछ और नए नए रियासतें छत्तीसगढ़ में आई हैं। ये सब चीज़ों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? छत्तीसगढ़ जिला निर्माण। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों में हम देख सकते हैं प्रतीक चिन्ह। छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, इन सब चीज़ों को हम प्रतीक चिन्ह के अंतर्गत देखेंगे। इसके साथ ही नामकरण, छत्तीसगढ़ में विशेष दिवस, जैसे कि छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा कब दिया गया, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस कब है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनको हम विशेष दिवस के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें और कोई अन्य महत्वपूर्ण चीज़ आएगा जो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से रिलेटेड है, उसको हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये था छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। अगला जो हमारा विषय मान सकते हैं इसको, जैसा कि हम बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है छत्तीसगढ़ का भौतिक भूगोल, छत्तीसगढ़ का आर्थिक भूगोल और छत्तीसगढ़ का मानव भूगोल। छत्तीसगढ़ का भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम निम्नलिखित संरचनाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला है छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार। भारत के भूगोल के परिप्रेक्ष्य में जब भी स्टार्ट करते हैं तो पहला हमारा जो चैप्टर होता है स्थिति एवं विस्तार। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जो हमारा
छत्तीसगढ़ के भूगोल का जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा वो है हमारा छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार। हमारा जो भारत है वो पृथ्वी के सापेक्ष है, उसकी स्थिति क्या है, लेकिन जब हम छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ते हैं तो हमारे भारत देश के सापेक्ष हमारी छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार में। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट चैप्टर है छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाग। आप छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ में रहकर छत्तीसगढ़ की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ की भौतिक संरचना को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य का पठार, जसपुर सांवरी पाट प्रदेश और पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो ये 4 महत्वपूर्ण भागों के अंतर्गत कई और अन्य महत्वपूर्ण विभाग हैं, तो उन सभी को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे किसके अंतर्गत, छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाग। इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट चैप्टर होता है वो है हमारा छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। आप सभी को पता है कि जो छत्तीसगढ़ में एक विशेष प्रकार के जो चट्टान है वो विशेष प्रकार की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत पाई जाती है। उससे रिलेटेड जो खनिज है एक निश्चित क्रम के चट्टानों में पाई जाती है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कोयला कौन से क्रम के चट्टानों में पाई जाती है, गोंडवाना क्रम के चट्टानों में पाई जाती है। लोहा कौन से क्रम के चट्टानों में पाई जाती है, धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाई जाती है। कहने का आशय यह है कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये डिस्कस करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो हमारा छत्तीसगढ़ का नक्शा है कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से प्रकार के चट्टाने पाए जाते हैं। इसके आगे हम बढ़ेंगे, फिर छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ नदियों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है और छत्तीसगढ़ की हम सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो वो है हमारी महानदी, और महानदी को ही छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाती है। इस महानदी के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे कि शिवनाथ नदी है, दक्षिण में इंद्रावती नदी है, उत्तर में बनास गोपत रिहंद नदी है। इन सब नदियों के बारे में डिस्कस हम करेंगे किसके अंतर्गत, नदियों के अंतर्गत। ठीक है, नदियों के बाद आएगा छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे वन एवं वनस्पति। छत्तीसगढ़ में वन एवं वनस्पति इकोनॉमिक सर्वे के डाटा और इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। तो इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के वन एवं वनस्पति के अंतर्गत। अगला जो हमारा चैप्टर है छत्तीसगढ़ में मिट्टियाँ। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से मिट्टियों का विस्तार है, उत्तर छत्तीसगढ़ में मिट्टियों को किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में मिट्टियों को किस नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में किस मिट्टी का सबसे अधिक भंडारण विस्तार है या सबसे अधिक क्षेत्र में विस्तृत है। तो छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को डिस्कस करेंगे हम छत्तीसगढ़ के मिट्टी के अंतर्गत। इसके साथ आएंगे हम छत्तीसगढ़ की जलवायु। हमारी छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी जलवायु है। जो हमारा भारत की जलवायु है वही हमारा छत्तीसगढ़ की जलवायु उसी पर डिपेंड करता है। और जो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो ये कर्क रेखा जो है हमारे छत्तीसगढ़ के भी मध्य ऊपरी क्षेत्र से होकर गुजरती है और छत्तीसगढ़ की जलवायु को निर्धारण करने में इस कर्क रेखा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो जलवायु संबंधी ये चीज़ें, छत्तीसगढ़ में मानसूनी किन किन प्रकार की मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ की जलवायु के अंतर्गत। ये रहा हमारा भौतिक भूगोल। अब आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल का सीधा संबंध होता है अर्थ से, रुपया से, पैसा से, मनी से। किस प्रकार हम आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे आर्थिक भूगोल। और हम जानते हैं कि हमारा भारत देश की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियाँ क्या है, जिस पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 80% जनसंख्या निर्भर करती है, वो है हमारा कृषि। हम कृषि को किसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ का आर्थिक भूगोल। इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे सिंचाई। सिंचाई के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है खनिज। खनिज संपदा की दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ अत्यंत समृद्ध है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे हमारे छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और इनमें से 21 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है। तो खनिज संसाधन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध होने के नाम से हम छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के खनिज और कौन कौन से जिलों विशेष में कौन से प्रकार की खनिज पाई जाती है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ की खनिज के अंतर्गत। अब जो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा छत्तीसगढ़ में उद्योग। छत्तीसगढ़ में उद्योग, हमारा छत्तीसगढ़ कृषि की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से और वन संसाधन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। तो ये जो उद्योग है वो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। अगर हम लोग कच्चे माल की आपूर्ति के अनुसार देखेंगे तो उद्योग को 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। तो इन तीनों दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ समृद्ध होने के नाम से छत्तीसगढ़ में भी इनसे रिलेटेड बहुत सारे उद्योग हैं। इन सभी का हम लोग डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के उद्योग के चैप्टर के अंतर्गत। इसी के साथ साथ आएगा हमारा परिवहन। परिवहन व्यवस्था मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जल परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन
और साथ ही साथ सड़क परिवहन। तो इन सभी परिवहन हमारे छत्तीसगढ़ में सड़क परिवहन और रेल परिवहन का बहुत बड़ा विस्तृत जाल है। तो इन सभी चीज़ों को हम छत्तीसगढ़ के परिवहन के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। मानव भूगोल का जो अंतिम टॉपिक है वो है हमारा छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत अंतिम टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत मुख्य रूप से हम जब जो सेंसस 2011 हुआ है उसको डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के जिलों के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर हमको डिस्कस करना है, जनगणना 2011। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो हमारा अगला जो विषय रहेगा वो रहेगा हमारे छत्तीसगढ़ की इतिहास। इस प्रकार आप भारत के इतिहास को पढ़ते हैं 3 भागों में विभाजित करके, उसी प्रकार हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी 3 भागों में विभाजित कर पढ़ेंगे। कौन कौन सा? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल। प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में हम जो निम्नलिखित टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला है पाषाण काल, रामायण काल, महाभारत काल। रामायण काल और महाभारत काल में प्राचीन इतिहास से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि पर्टिकुलर एक आपको स्थान विशेष के बारे में जानकारी दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये जो रामायण कालीन अवशेष कौन से जिले से संबंधित है, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि ये जो स्थान विशेष है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास के कौन से काल से संबंधित है। तो ये रामायण काल और महाभारत काल से सीजीपीएससी हमेशा अक्सर क्वेश्चन उठाता है। इसी के अंतर्गत अगला जो टॉपिक है महाजनपद। हम भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, भारत के इतिहास में 16 महाजनपद का प्रभुत्व स्थापित होता है। जन मिलकर जनपद बनाते हैं और जनपद मिलकर महाजनपद बनाते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है महाजनपद कालों के अंतर कौन से महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था। तो आप लोग पढ़े होंगे 16 महाजनपद में एक महाजनपद है जिसका नाम है चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी होती है सुक्तिमती। तो ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है इस चेदी महाजनपद के अंतर्गत इस महाजनपद काल में आता था। इससे रिलेटेड जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। अगला होता है मौर्य काल, गुप्त काल। भारतीय इतिहास में पढ़े होंगे तो मौर्यकालीन साक्ष्य छत्तीसगढ़ में कहाँ से मिले हैं, गुप्तकालीन साक्ष्य या गुप्तकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ में कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं। तो ये मौर्य और गुप्तकालीन से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ इस मौर्यकालीन शासक कौन से शासक के समय छत्तीसगढ़ का कौन सा एरिया था, या छत्तीसगढ़ इस शासक के काल में सम्मिलित था या नहीं था, इस प्रकार के क्वेश्चन मौर्य और गुप्तकालीन से बनते हैं। साथ ही साथ प्राचीन इतिहास में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश। अभी तक हम लोग जो भी डिस्कस किए थे ये इनका जो संबंध था मुख्यतः भारत के प्राचीन इतिहास से था, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे भी राजवंश हुए हैं जो सिर्फ स्थान विशेष में ही उद्भव हुए और वहीं पे ही अपना शासन करते थे। जैसे कि आप लोग सुनेंगे राजश्री, कुल्यतुल्य वंश, ठीक है, नल वंश, सोम वंश, कलचुरी वंश। तो इन सब चीज़ों का डिस्कस करेंगे हम छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश वाले टॉपिक में। प्राचीन इतिहास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारा आता है मध्यकालीन इतिहास। तो भारत के मध्यकालीन इतिहास से हमारा छत्तीसगढ़ मध्यकालीन जो इतिहास है इसी कालक्रम में मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है, कलचुरी और काकती। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास को 2 राजवंशों के रूप में हम विभाजित कर सकते हैं और अन्य घटनाक्रम भी हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम मध्यकालीन की बात करें तो कलचुरी राजवंश और काकती राजवंश के समय ही हम छत्तीसगढ़ को मध्यकालीन इतिहास में विभाजित कर सकते हैं। अब जो आता है मराठा काल, ये जो मराठा काल है छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बीच एक संक्रमण का कार्य करता है। इस काल में हमारा जो छत्तीसगढ़ है आधुनिक इतिहास की तरफ अग्रसर होने लगता है। मराठाओं का प्रभुत्व हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापना होता है। साथ ही साथ मराठाओं को पराजित करके हमारे छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होता है। ठीक है, जब अंग्रेजों का प्रभुत्व हमारे छत्तीसगढ़ में बढ़ने रहता है तो आप लोग भारत के इतिहास में पढ़े होंगे 1857 की क्रांति। तो इस 1857 की जो क्रांति के बीच हमारे छत्तीसगढ़ में भी था और यहाँ से बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी है इस 1857 की क्रांति में हमारे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 1857 के बाद छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन, इसके पश्चात जो है 1900 के बाद के जो भी घटनाएं क्रम है महात्मा गांधी जी हमारे छत्तीसगढ़ में आगमन करते हैं। बहुत सारे ऐसा स्थानीय विशेष महापुरुष होते हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता योगदान में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था और भारत को आज़ाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत। तो ये था छत्तीसगढ़ का इतिहास, इसके अंतर्गत हम निम्न टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला जो हमारा सब्जेक्ट और विषय रहेगा या टॉपिक बोल सकते हैं वो रहेगा छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। हम सभी को पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जनजातियों की संख्या कितनी है, 42 प्रकार की जनजातियां हैं और उनकी उपजातियां कितनी है, 161 प्रकार की जनजातियां। तो जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत या इस टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं, अनुसूचित जाति किसे कहते हैं, सब। उसके पश्चात देखेंगे जनजातीय वितरण।
छत्तीसगढ़ में 28 जिलों के अनुसार जनजाति वितरण कौन सी जनजाति कौन से जिले विशेष में निवास करती है। इसके साथ साथ हम देखेंगे जनजाति व्यवस्था, जनजातियों की धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इन सब चीज़ों को हम जनजाति व्यवस्था के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ जो जनजाति कला एवं संस्कृति है, जनजातियों की एक विशेष प्रकार की कला होती है, उनकी संस्कृति होती है, जिसको सहेजने का कार्य हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी कर रही है। तो इन सब चीज़ों को हम छत्तीसगढ़ जनजाति कला एवं संस्कृति में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ के 4 मुख्य टॉपिक। इसके अलावा जो और बचे जाते हैं जैसे कि प्रशासनिक संरचना, प्रमुख साहित्य एवं उनके साहित्यकार, साथ ही साथ पत्र पत्रिकाएं और शिक्षा, इन सब चीज़ों को हम छत्तीसगढ़ के विभेद के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत एक और टॉपिक शामिल होता है जिसका नाम है पंचायती राज। ठीक है, हालांकि ये जो पंचायती राज विषय है ये भारत के संविधान के अंतर्गत आता है, लेकिन आप सबको पता होगा पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राज्य सूची का विषय है। राज्य सरकारें इस पर अपना अपना कानून और नियम बना सकते हैं। इस नाम से हमारे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार इस टॉपिक को भी कभी कभार छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में शामिल कर लिया जाता है। मुख्यतः यह जो विषय है वो भारत के संविधान के अंतर्गत आता है, लेकिन हम इसको कभी कभार छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में भी पढ़ते हैं। तो ये था छत्तीसगढ़ के सिलेबस का एकदम डिटेल में अध्ययन। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहकर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सिलेबस आपको पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग बुक लिस्ट क्या होता है आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर विषय कौन कौन सा बुक से आपको पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन उसके पहले आपको ये क्या है, पहला महामंत्र मैंने बताया था, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो ये था हमारे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का सिलेबस। अगर इसमें आपको किसी भी कोई डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जरूर आंसर करेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।